तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग मंगलम पाठ पढ़ने के बाद से पाटलिपुत्र वैभवम जो कि चैप्टर नंबर 2 है बिहार बोर्ड के संस्कृत का, इसके वीवीआई यानी कि मोस्ट वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन है। बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, बी है पटना, सी नंबर दोनों, डी नंबर कोई नहीं। तो आपने अपना आंसर सोच लिया है, तो आइए मिलाते हैं। तो बिहार राज्य का राजधानी नगर जो है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र भी है पटना भी है। पाटलिपुत्र पटना का ही प्राचीन नाम है, इसलिए सी दोनों ऑप्शन सही है। आइए आगे की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए है 3000, बी है 3500, सी नंबर है 2500, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर, अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा 2500 वर्ष। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है पाटलिपुत्र किस क्षेत्र में ध्यान को आकर्षित करता है। पाटलिपुत्र किस क्षेत्र में ध्यान को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, सी नंबर उद्योग क्षेत्र में, डी नंबर इनमें सभी। तो आपने अपना आंसर को सोच लिया है, तो आइए मिलाते हैं। इसका जो है पाटलिपुत्र जो है, इसमें पाठ में आपको पढ़ाया गया था कि धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, यानी कि हर एक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में पाटलिपुत्र ध्यान को आकर्षित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। ए नंबर ऑप्शन है पटना, बी नंबर है कुसुमपुर, सी नंबर पुष्पपुर, डी नंबर पाटलीग्राम। तो आप अपना आंसर को मिलाइए। इसका सही आंसर होगा पाटलीग्राम, यानी कि महात्मा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दामोदर गुप्त ने किस काव्य को लिखा है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है कूटनिम्ताख्य काव्य को, ऑप्शन नंबर बी है काव्य मीमांसा को, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों। बस इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपना आंसर को मिलाइए। आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कूटनिम्ताख्य नामक काव्य को लिखे हैं किसने, दामोदर गुप्त ने। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राजशेखर ने किस काव्य को लिखा है। राजशेखर ने किस काव्य को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है कूटनिम्ताख्य, ऑप्शन नंबर बी है काव्य मीमांसा, या ऑप्शन नंबर डी सी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपना आंसर सही चुनना है। तो इसमें जो है सही आंसर होगा, यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें जो है इसको इम्पोर्टेंट मैंने बताया भी है। तो इसका सही आंसर होगा काव्य मीमांसा, यानी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। आइए आगे की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनान राजदूत कौन था। यूनान राजदूत कौन था। पाणिनि, पतंजलि, इत्सिंग या मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। आगे हम लोग देखेंगे 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन पाटलिपुत्र का नाम है। निम्न में से कौन पाटलिपुत्र का नाम है। ए पुष्पपुर, बी कुसुमपुर, सी पटना, डी सभी। तो आप अपना आंसर को मिलाएंगे। इसका सही आंसर होगा सभी, यानी कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र तो है ही, उसके बाद इसका नाम जो है पुष्पपुर भी होता है, कुसुमपुर भी है, और पटना जो है मॉडर्न नेम है। पुष्पपुर कुसुमपुर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पाटलिपुत्र में फूलों की खेती बहुत अधिक होती थी उस समय, बुद्ध के समय में, तो इसलिए इसका नाम जो है पुष्पपुर और कुसुमपुर भी मिलता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है पटना किस शब्द से निर्गत है। पटना किस शब्द से निर्गत है, यानी कि निकला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है पटन, पतन, पाटल, सभी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए पतन, यानी पटना जो है पतन शब्द से निर्गत है। आगे हम लोग चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है। गंडक, भागीरथी, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप मिलाइए।
पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर था। आगे चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, तो आपको बताना है, इनमें से चूज करिए। पटेल सेतु, गांधी सेतु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा यानी दीर्घतम पुल है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन पाटलिपुत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है संग्रहालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है गोलगृह, डी इनमें से सभी। बताना है इनमें से कौन जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि पाटलिपुत्र में संग्रहालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, गोलगृह भी है, सभी है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? जो बच्चे मेरा वीडियो देखे होंगे वो बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं, यानी कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। तो पाटलिपुत्र के वीडियो में बताया गया है कि उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है? 5वें, 7वें, 9वें या 10वें? तो इसका सही आंसर होगा 10वें, यानी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे 15वें, यानी कि निम्न में से कौन पाटलिपुत्र में प्रसिद्धि पाई है? पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि। ये 4 ऑप्शन है। एक ई नंबर ऑप्शन है सभी। निम्न में कौन पाटलिपुत्र में प्रसिद्धियाँ पाई? तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों का नाम आता है, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि, जो कि ब्याडी इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ब्याडी का भी नाम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को कहा गया है महितल तिलक, सरस्वती की कुलगृह, या सी नंबर है दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी दोनों, यानी कि पाटलिपुत्र को महितल तिलक यानी धरती का तिलक कहा गया है, और सरस्वती कुलगृह यानी कि शिक्षा का भंडार कहिए, शिक्षा का गृह कहिए, शिक्षा का घर कहिए, शिक्षा का केंद्र कह सकते हैं, ये सब पाटलिपुत्र को कहा गया है। किनके द्वारा? तो दामोदर गुप्त के द्वारा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। करें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? उत्कृष्ट थी या अति उत्कृष्ट थी कि दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आपको पाठ में बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत ही बढ़िया थी। बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक के समय पाटलिपुत्र की व्यवस्था कैसी थी? अशोक के समय पाटलिपुत्र की व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए है समृद्ध, ऑप्शन नंबर बी है और समृद्ध, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से भी अच्छा, सी नंबर कह रहे हैं दोनों, डी नंबर को कह रहे हैं कोई नहीं। तो आपको सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि और भी समृद्ध हो गया था, अशोक के समय और भी अच्छा था। अगले क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर के तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है शरत काल में, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त वंश शासन काल में, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, या डी नंबर है कोई नहीं। तो आप बताइए कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो आपको पाठ में पढ़ाया गया था कि कौमुदी महोत्सव अगर शासन काल के आधार पर पूछेगा तो गुप्त वंश शासन काल में, ये भी सही है। अगर ऋतु के आधार पर पूछेगा तो शरत काल, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही, बी भी सही है। इसलिए अगर हम लोग आगे चलेंगे इसमें तो सी नंबर दोनों का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन की, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ए नंबर प्राचीन काल में, बी नंबर है आधुनिक काल में, या सी नंबर ऑप्शन है मध्यकाल में, डी नंबर कोई नहीं। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ?
प्राचीन काल में, आधुनिक काल में या मध्य काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पाठ पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए आपको कि पाटलिपुत्र मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे ये जो है 20 क्वेश्चन इसमें बनाया गया था, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से ऑब्जेक्टिव को, और कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। जय हिंद।